हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आप सबको पता ही है कि अब सीटेट में ज़्यादा दिन नहीं रहा। ओके, तो बहुत ही तेज़ी से और कमर कसते हुए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल अंतिम लड़ाई के तहत पढ़ेंगे। और अंतिम लड़ाई में जाहिर सी बात है कि पूरा जोर आजमाइश कर लेते हैं, क्योंकि जीत यहीं होती है। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीटेट का मैथ पैडागोजी। ओके, गणित पैडागोजी से क्वेश्चंस पढ़ेंगे, टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये, जो कि आने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो इसको स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा और आंसर समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, तो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए और अंतिम लड़ाई में पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं, याद रखिएगा। और ये जो चल रहा है वो अंतिम ही लड़ाई है, ताकि सीटेट एकदम पास होइए और सीटेट से मुक्ति पाके डायरेक्ट नौकरी में आइए। और बहुत जल्द आ रहा है सुपरटेट भी, जिसका अनाउंसमेंट भी होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीटेट का मैथ पैडागोजी। तो एक बालक को दशमलव में कठिनाई आती है, यह कारण वह प्रतिशत को भी ठीक से समझ नहीं पाता। याद रखिएगा, एक बालक को दशमलव में कठिनाई आती है, इस कारण वह प्रतिशत को भी ठीक से समझ नहीं पाता। साथ ही गणित के अन्य प्रकरण भी कठिन लगने लगते हैं। इससे उसके अंदर गणित के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है। भय का कारण क्या है? गणित की संचयी प्रकृति, प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग, सामाजिक प्रवृत्तियां या उपरोक्त सभी। ओके, तो एक पेपर कलम लेके बगल में बैठ के आप एक बार देखते भी चलिए, एक ऑप्शंस लगा लीजिए अपने में कि आपको क्या लगता है, और जो मैं आंसर बताऊंगा उसको, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि आप कितना क्वेश्चंस राइट कर रहे हो। क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों ने पढ़ा है, तरीका आजमाया है और मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट आपने किया भी है। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको भी लगाने के बाद आप अपने आप को जज कर सको कि आप कितना क्वेश्चंस सही कर पा रहे हो। ओके, तो एक बार इसको ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके भेजिए कि आपके कितने आंसर्स सही हैं। ओके, मज़ा आएगा, अच्छा भी लगेगा, आपको भी संतुष्टि होगी। अगर कहीं कमी है तो आपके पास टाइम भी है वो सही करने की। ओके, तो पेपर कलम लेके बैठिए और शुरू करिए। ओके, तो जल्दी से अपने नोटबुक पे लिखिए इसके आंसर्स, कि अगर एक बालक को दशमलव में कठिनाई आती है और इस कारण वह प्रतिशत को भी ठीक से समझ नहीं पाता है, साथ ही गणित के अन्य प्रकरण में भी कठिन लगने लगता है, इसके कारण उसके अंदर गणित के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है। तो भय का कारण क्या है? गणित की संचय प्रकृति अच्छी नहीं लगती, प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग है इस वजह से समझ में नहीं आता, या सामाजिक प्रवृत्तियां हैं इसलिए, या उपरोक्त सभी है। तो याद रखिएगा, इसमें कहीं प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग की बात नहीं कही गई है, यानी ऐसा कोई भाषा नहीं है जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहा। समझने में प्रॉब्लम ये है कि दशमलव की कठिनाई आ रही है, दशमलव नहीं समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से बाकी सब चीज़ें भी समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि गणित की संचयी प्रकृति उसे समझ में नहीं आ रही है। ओके, तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक गणित शिक्षक का मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। शिक्षक उचित दृष्टिकोण वाला है, नीतिपरक है, लिंग पक्षपाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो याद रखिए, एक गणित शिक्षक का मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। क्या ये सही है? तो ये क्या है? एक लिंग पक्षपाती है। याद रखिएगा, एक लिंग पक्षपाती है, जो कि सही नहीं है। ओके, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बार बार आए हैं, कई बार आए हुए क्वेश्चन से। ये ग्रेड अंकों से कैसे भिन्न है? यह प्रश्न है बंद अंत वाले, मुक्त अंत वाले, विश्लेषणात्मक या अपसारी। ओके, तो ग्रेड अंकों वाले से कैसे भिन्न है? तो यह प्रश्न कैसा है? याद रखिएगा, यह प्रश्न ग्रेड वाले जो अंक हैं वो कैसा है? तो वो है मुक्त अंत वाले। ओके, कैसा है ये? मुक्त अंत वाले। देखिए, ग्रेड में होता क्या है, जैसे कि अगर हम 90 से 95 तक कह दें
तो 95 तक में हम क्या कहेंगे ए प्लस, ठीक है। याद रखिएगा ओ भी आता है जो 95 से 100 में आता है। तो हम एग्जैक्ट जो है वो नहीं बता पाएंगे कि 90 है या 95 है। 90 से 95 तक बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं, यानी 5 आंसर हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसे हम मुक्त अंत वाले प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट, गणित अधिगम में निर्योग्य के आकलन। गणित में अधिगम निर्योग्यता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण या सतत मूल्यांकन या सभी। ओके, तो अधिगम निर्योग्यता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? याद रखिएगा, अधिगम निर्योग्यता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? तो आकलन कैसे करेंगे हम? आकलन हम तभी कर पाएंगे ना जब हम उसका परीक्षण कर लें, निदान कर लें, रेमेडियल क्लास लगा लें, सॉरी रेमेडियल नहीं, क्या कहते हैं इसे, निदानात्मक डायग्नोस्टिक मेथड, यानी डायग्नोस कर ले, समस्या समझ ले, तभी तो कहेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? निदानात्मक परीक्षण। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं भाई? ओके, तो अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, बच्चों की कमियों और कमजोरियों को ज्ञात करना। ओके, तो निदानात्मक परीक्षण में क्या है? प्रगति का रिपोर्ट भरना? बिल्कुल नहीं भाई, सिर्फ रिपोर्ट भर देने से काम चलेगा नहीं ना। तो कौन सा है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य? तो अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, बच्चों की कमियों को कमजोरियों को बताना। क्या सही है? तो याद रखना, प्रतिपुष्टि देने का भी काम करते हैं हम लोग उसकी समझ के, और कमियों और कमजोरियों को ज्ञात करना भी सही होता है। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फर्स्ट थर्ड या केवल थर्ड? ओके, तो कौन सा आंसर सही है? तो याद रखिएगा, फर्स्ट और थर्ड दोनों ही। नेक्स्ट, दर्शक को गणित सीखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या का समाधान है उपहार देना, दंड देना, कारण जानना या अधिक गृह कार्य देना। क्या करें कि बच्चा जो है वो ज़्यादा अच्छा सीख जाए? क्या उपहार दे के काम कराएं या दंड दे के? क्या करना होगा? तो करना क्या होगा, उसके कारण जानना होगा कि भाई बालक में क्या कठिनाई हो रही है, कहाँ समस्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है जो बच्चा समझ नहीं पा रहा। तो अगर गणित सीखने में कठिनाई हो रही है, इसका मतलब उसकी समस्या का समाधान करने के लिए उसका कारण जाने, तभी हम उसकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। नेक्स्ट, मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? छात्रों की रुचि का, छात्रों के पारिवारिक वातावरण का, मूल्यांकन साधन वैध होना है, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो मूल्यांकन साधन वैध होने का, छात्रों की रुचि का, अगर छात्रों की रुचि का मूल्यांकन करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। छात्रों के पारिवारिक वातावरण का हमें मूल्यांकन नहीं करना, तो शिक्षक को किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? तो मूल्यांकन साधन वैध होने चाहिए, एक बराबर होने चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, नियम कानून से परिपूर्ण होना चाहिए, तभी हम सही मूल्यांकन विधि कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अंकगणित के शिक्षण महत्वपूर्ण है घरेलू कार्यों के लिए, व्यवहारिक उपयोग के लिए, व्यवसाय और मजदूरी के लिए, उपरोक्त सभी। याद रखिए, अंकगणित का शिक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? जल्दी से अपने बुक पे लिखिए, घरेलू कार्यों के लिए, व्यवहारिक उपयोग के लिए, व्यवसाय और मजदूरी के लिए, या सभी चीज़ों के लिए ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अंकगणित नंबरों का खेल है, और घरेलू कार्य के लिए भी हम कर लेते हैं दूध का हिसाब, व्यवहारिक उपयोग के लिए भी कर लेते हैं कोई काम करने के लिए, व्यवसाय मजदूरी के लिए भी हम अंकगणित का काम कर लेते हैं, यानी सभी के सभी राइट आंसर है। टेक नेक्स्ट, रेखा गणित आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य क्या है? रेखा गणित की आकृतियों में ज्ञानात्मक उद्देश्य है, अवबोधात्मक है, कौशलात्मक है या अनुप्रयोगात्मक है? ओके, तो रेखा गणित आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य क्या है? कौशलात्मक। बिना कौशल के आप रेखा गणित नहीं सीख सकते। ओके, नेक्स्ट, गणित में मानसिक कार्य संबंधित है गणित के सैद्धांतिक पक्ष से, गणित के व्यवहारिक पक्ष से, गणित के प्रायोगिक पक्ष से, या इनमें से कोई नहीं। तो गणित के मानसिक कार्य संबंधित है गणित के व्यवहारिक पक्ष से। याद रखिएगा, गणित जब तक व्यवहार में नहीं ले आएंगे तब तक गणित नहीं समझ में आएगा। तो गणित के व्यवहारिक पक्ष से मानसिक कार्य संबंधित होता है। ओके, नेक्स्ट, स्कूली गणित से ज़्यादा जोर तथ्यात्मक ज्ञान पर दिया जाना चाहिए, प्रक्रियात्मक प्रवाह पर दिया जाना चाहिए, संकल्पनात्मक समझ पर देना चाहिए, या सभी चीज़ों पे देना चाहिए? तो याद रखिए, स्कूली गणित में ज़्यादा जोर, ओके, सभी चीज़ों पे देना है।
ओके, यानी उसके तथ्यों पर भी ध्यान देना है, उसके प्रक्रिया पे भी देना है, उसकी संकल्पना पे भी देना है कि वो कितना समझ में आया, किस छोर से समझ में आया। ओके, तो स्कूली गणित में ज़्यादा जोर हमें सब पे देना है, उसके तथ्य, प्रक्रिया और संकल्पना, तीनों ही चीज़ों पे। ओके, नेक्स्ट, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए? सूत्रों को याद करने की, समस्या समाधान की, उपरोक्त ए और बी दोनों की, या सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उनके संबंध स्थापित करने की। ओके, तो जल्दी बताइए, ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं और ए और बी दोनों लगा के आते हैं, जो कि सही नहीं होता। ओके, अमूमन लगता है कि ए और बी दोनों होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन है सही होने का, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अच्छा गणितज्ञ होने की विशेषता है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उन्हें संबंध स्थापित करना। ओके, एनसीएफ 2005 कहता है ना। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणा को समझने की शुरुआत की जा सकती है नोटबुक, पाठ्यपुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि को किसी वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना करके, क्षेत्रफल के सूत्रों को स्पष्ट करके, लंबाई चौड़ाई के मानक इकाइयों का उपयोग करके, बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास करवा कर। ओके, तो क्या अभ्यास करवा के हम सीख लेंगे? बिल्कुल नहीं। लंबाई चौड़ाई का मानक लिख देंगे तो आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या क्षेत्रफल को सूत्रों से याद करवा के रटन प्रणाली से दूर करना है ना, एनसीएफ बता रहा है। तो क्या है सही? नोटबुक, पाठ्यपुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि के किसी वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना करके हम क्षेत्रफल बता सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। समझाना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, अवधारणाओं को स्पष्ट करके, उपरोक्त ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो राइट आंसर क्या है? कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। जितना क्रियाशील आयोजन कराएंगे उतना ही बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा। ओके, याद रखिएगा, अवधारणाओं को स्पष्ट करके भी किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा सही है वो कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके हम ज़्यादा गणना किया जा सकता है। नेक्स्ट, कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका विमला प्रकाश बच्चों को प्रेरित करती हैं कि बिंदुओं के ग्रिड पर आकृति बनाएं। इससे बच्चों की रुचि का विकास होगा, अवलोकन का विकास होगा, समरूपता की समझ विकसित होगी, या क्रियाशीलता का विकास होगा। ओके, तो क्या कहते हैं कि बिंदुओं के ग्रिड पर क्या करना है? आकृति बनाएं। बिंदुओं के ग्रिड पर अगर आकृति बनाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? एक जैसे आकृति का बनाना सीखेंगे, यानी ये समरूपता की समझ विकसित करेंगे। ओके, क्या करेंगे? समरूपता की समझ विकसित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकार के मूल्यांकन की मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों की फीडबैक देना है। किस प्रकार की मूल्यांकन की मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन या भविष्यात्मक मूल्यांकन? ओके, तो जल्दी से बताइए, इन दोनों के बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, रचनात्मक या निदानात्मक। तो किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? तो जाहिर सी बात है रचनात्मक मूल्यांकन। ओके, रचनात्मक मूल्यांकन में ही फीडबैक देना जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? रेखीय बीजगणित के संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को समझना। क्या ये संकीर्ण उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं। दैनिक जीवन की समस्याओं को समझना एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट, संख्यात्मक कौशलों के विकास में या बीजगणित पढ़ाना या परिकलन मापन को बढ़ाना। ओके, तो कौन सा आंसर सही है? जल्दी से बताएं, कौन सा आंसर सही है? तो याद रखिएगा, संख्यात्मक कौशलों के विकास में एक संकीर्ण उद्देश्य है, या और बाकी जो चीज़ें हैं वो संकीर्ण नहीं है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहे कौन सा कार्य एक गतिविधि है? कक्षा में हो रहे कौन सा कार्य एक गतिविधि है? बच्चों द्वारा श्याम पट से नकल करना क्या एक एक्टिविटी है? ये नहीं ना। बच्चों को अन्वेषण में लगाना, शिक्षक समझते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। क्या करना है गतिविधियों में? तो भैया नकल करना तो बिल्कुल नहीं है। ओके,
और शिक्षक समझते हैं प्रश्न कैसे हल करें, तो शिक्षक को नहीं समझाना, समझना किसको है, बच्चे को। तो कैसे करें गतिविधि, तो याद रखिए बच्चों में अन्वेषण में लगाना, अन्वेषण मतलब खोज में लगाना, और खोज में कोई ना कोई काम या एक्टिविटी तो करेंगे ही करेंगे। ओके, तो राइट आंसर है बच्चों को अन्वेषण में लगाना, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाने समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है। ओके, तो पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद होना चाहिए, संरचित तरीकों से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना, और चौथा है लेखन गतिविधियों और संदर्भ के लिए प्रश्न करना। ओके, तो प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के गणितीय पढ़ाते समय पाठ्य योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने का के अवसर प्रदान करना। ओके, आई थिंक ये सबके सही होंगे। और जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक बहुत ज़रूरी होता है। आप सब एक टीचर हैं, आप सब एक स्टूडेंट हैं, और सबको एक चीज़ पता होगा कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बच्चों को 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड 2 के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे, मतलब 44 लिखने के लिए कहा और 404 लिख दिया इन्होंने, तो क्या है, उनकी प्रतियों में उनके उत्तर को सही करें, ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएं, उन्हें उन लोगों के साथ समूहित करें जिन्हें इसे सही ढंग से किया है, और चौथा है उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहें। ओके, तो क्या कहेंगे, याद रखिए क्या कहेंगे, तो उनकी प्रतियों को उनके उत्तर को सही कर दें। क्या सही कर देंगे तो बच्चा को आ जाएगा क्या, नहीं ना। ठीक, उन लोगों के साथ समूहित करें जिन्होंने इसे सही ढंग से किया है, उसको समूहित कर दे, बस दिखा दे कि भैया ये देखो ये सही किए हैं, उससे भी नहीं होगा। उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहें, भाई वो गलत कर रहे हैं, कैसे कर पाएंगे, तो ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांतों को समझाएं। ओके, तो ठोस सामग्री का प्रयोग करना है, काउंटिंग करवाना है और बताना है कि 44 क्या होता है और 404 क्या होता है। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन जरूरी है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चंस बार बार आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है, खुला अंत वाला प्रश्न है। याद रखिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, 15 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो खुला अंत वाला प्रश्न क्या है, कौन सा है, तो याद रखिए 15 को 3 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 45, यानी आंसर कितना आया, एक आंसर आया। ठीक, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 यानी 5 5 5 करके हम कर सकते हैं, और 15 गुणे 3 भी कर सकते हैं, यानी ये तीनों तो नहीं है, तो क्या होगा, कोई दो संख्या जिनका गुणनफल 45 है। याद रखिएगा ये एक खुला अंत वाला है, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, 15 × 3 भी हो सकता है, 9 × 5 भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, इसी वजह से ये जो है वो 45 खुला अंत वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपी, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो कौन सा आंसर है, तो याद रखिएगा सबसे प्रभावशाली शिक्षण है प्रत्यक्ष अनुभव। जितना अच्छा आप अनुभव करवा पाएंगे उतना ही बेस्ट करवा पाएंगे। कौन सा कार्य अध्यापक नहीं करता, कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है, योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण या बजट बनाना। तो याद रखिए अध्यापक का कार्य बजट बनाना नहीं होता, योजना होता है, मार्गदर्शन होता है, शिक्षण होता है, बजट बनाने का काम शिक्षक नहीं करता। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हीली के अनुसार वे ज्यामितीय के डैश पर हैं, किस आधार पर हैं, याद रखिएगा आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो मानसिक चित्रण स्तर पे, विश्लेषणात्मक स्तर पे, अनौपचारिक निगमन स्तर पे या औपचारिक निगमन स्तर पे। ओके, तो याद रखिए कैसे काम कर रहा है, इसको ये पहचान रहा है और उसको वर्गीकृत कर रहा है, तो कहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है मानसिक चित्रण स्तर पे है। कहाँ पे है, मानसिक चित्रण स्तर पे है। नेक्स्ट है, गणित की
गणित के किस विधि में हम प्रायः सूत्रों तथा नियमों की सहायता लेते हैं? सूत्रों तथा नियमों की सहायता लेते हैं। संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। किस में प्रायः सूत्रों और नियमों की सहायता लेते हैं? तो जाहिर सी बात है निगमन विधि में। पहले हम सूत्र और नियम बताते हैं, फिर उसका काम करवाते हैं, यानी ये निगमन विधि में प्रायः सूत्रों और नियमों की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो रेमेडियल क्लास या क्लिनिकल मेथड सभी तरह के बच्चों के लिए होता है, यानी मंदबुद्धि बच्चे भी पढ़ते हैं, पिछड़े बच्चे और सामान्य बच्चे भी अगर वीक हैं तो उनको भी उसे सही करवाया जाता है। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य की प्राप्ति होती है? याद रखिएगा, आकृतियों की इकाई से अध्यापक यानी विद्यार्थियों को आकृतियों के उपयोग से सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने को कह देता है। तो क्या है वो? अनुप्रयोग है, ज्ञान है, समझ है, या रचना है, या सृजन है? रचना या सृजन। ओके, तो क्या है ये? जो जाहिर सी बात है ये एक सृजन है, यानी कोई भी आकृति लेके उसको क्या करना है, एक नया डिजाइन दे देना है। वो क्या है? एक रचना ही तो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का प्रभावी साधन है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का प्रभावी साधन है? ज्यामितीय आकृतियों की उनकी विशेषता का, द्रव्यम और त्रिमीय आकृतियों के अंतर का, सममिति की अवधारणा का, या अवधारणात्मक ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाओं और कोण का? ओके, तो जल्दी से बताइए ये किसकी रचना है? जियो बोर्ड। ओके, जियो बोर्ड किसकी रचना है? किसकी है? तो ये है ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषताओं का। ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषताओं का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उनकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। याद रखिएगा, किसमें? समस्या के हल करने में सक्षम है, परंतु व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। तो यह शैलजा की निम्न विशेषताएं प्रदर्शित करता है: कम आत्मविश्वास स्तर और कम गणितीय कौशल का, परिमाप के संप्रत्यय के बाद संप्रत्यय की कम समझ परंतु अधिक मौखिक योग्यता का, निम्न स्तरीय भाषा प्रवृत्ता और निम्न स्तरीय गणित प्रवृत्ति का, निम्न स्तरीय भाषा प्रवृत्ता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवृत्ता का। ठीक, तो उच्च स्तरीय गणितीय प्रवृत्ता यानी वो अच्छे से हल कर ले ली है लेकिन समझा नहीं पा रही है, यानी निम्न स्तरीय भाषा प्रवृत्ता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता का। ओके, और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है उनके पास अच्छे संप्रेषण कौशल और बंद अंत वाले प्रश्नों की अच्छा ज्ञान हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या वो अच्छा टीचर बन जाएंगी? दूसरा है, गणितीय विषय वस्तु की वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, संख्या पद्धति, बीज गणितीय और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर इसका ज्ञान हो जाए तो अच्छे टीचर बन जाएंगे। बिना समय लगाए समस्या सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। ओके, तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। ओके, एनसीएफ 2005 घोर के पी जाओ, मैक्सिमम क्वेश्चन सीटेट के यही से होते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो आपके नज़र में सीटेट दे रहे हैं बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैक्सिमम हर बार आने वाले क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से देखें हैं तो आपको खुद ही अंडरस्टूड है कि सभी के सभी क्वेश्चंस कितने जरूरी हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।